चलिए, तो हम लोग जो है भारतीय संविधान पर बात करेंगे, ठीक है भाई। हाँ, भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान पर हम लोग बात करेंगे, ध्यान से सुनते रहिएगा। बिल्कुल बेसिक से, जीरो से ही हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है भाई। तो ये बिल्कुल जीरो से हम लोग शुरू करेंगे और ध्यान से सुनते रहिएगा। तो भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर हम लोग बात कर रहे हैं भाई, ठीक। तो शुरू किया जाए, चलिए। तो सबसे पहले बात किया जाएगा कि सबसे पहले हम लोगों का जो है, जो पहला, देखिए एक दिन में खत्म नहीं होगा, अभी शुरुआत हम लोगों ने किया है। तो आज जहां तक हो पाएगा वहां तक हम लोग चलेंगे। कोशिश रहेगा इसको हम 3 से 4 दिन में या 5 दिन में खत्म कर दे पूरा, ठीक है भाई। तो इसलिए खाली महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। हालांकि पहला जो क्लास रहेगा इसमें नहीं, लिखना नहीं है भाई, लिखना नहीं है, ठीक है। आपको लिखना नहीं है, पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा और वीडियो देखकर रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी एक बार आप पढ़े ही हैं पहले से, तो पहले से पढ़ें, तो इसलिए खाली ध्यान से सुनते रहिएगा। हाँ, कॉपी आपके सामने रहे, कुछ नए बात अगर हम बता दें उसमें तो उसको आप लिख लीजिएगा। नई बात केवल लिखना है, बाकी आपको सब पता ही है पहले से, ठीक है भाई। तो शुरू किया जाए। तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती पर हम लोग बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश होमगार्ड जो है के लिए महत्वपूर्ण जो ये एपिसोड चल रहा है, उसी की कड़ी में ये महत्वपूर्ण हम लोगों का भारतीय संविधान। सबसे पहले बात किया जाएगा कि संविधान होता क्या है। तो भारतीय संविधान एक क्या भाई, लिखित नियमों का किताब है। क्या है? भारतीय संविधान की बात किया जाए तो लिखित नियमों का किताब है। किसी भी देश में रहने वाले जो भी लोग होते हैं उनके बीच में सामूहिकता, मतलब उनके बीच में सामंजस्यता बैठाने का कार्य जो करता है वो कौन करता है? संविधान। हम ये कह सकते हैं संविधान सर्वोच्च कानून है। संविधान क्या भाई? सर्वोच्च कानून है। अगर हम बात करें कि ये संविधान आया कैसे, तो यहां से आपको समझना कि संविधान की जो जननी है वो ब्रिटेन है। कौन है? संविधान की जननी जो है वो ब्रिटेन को कहा जाता है, तो इसको याद रखना है। और विश्व की सबसे पुरानी संसद की बात करें तो आइसलैंड। अगर पूछा जाए विश्व की सबसे पुरानी संसद, तो विश्व की सबसे पुरानी अगर संसद की बात किया जाए तो दुनिया की सबसे पुरानी जो संसद है ये है आइसलैंड। कहां है भाई? तो यह आइसलैंड के अंदर है, तो इसको भी याद रखना है। विश्व की सबसे पुरानी संसद यही है, ठीक है भाई। तो यह दुनिया की सबसे पुरानी संसद है। अब बात किया जाए भारत के संविधान का, जो संवैधानिक विकास है, अगर वहां से बात किया जाए तो भारत के संवैधानिक विकास की शुरुआत होती है सन 1600 एडी माने 1600 ईस्वी से होती। यह बात है सन 1600 ईस्वी की बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात करें तो 31 दिसंबर सन 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, हाँ 31 दिसंबर सन 1600 को ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, 31 दिसंबर सन 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी को लाइसेंस मिल गया था क्या करने के लिए? तो पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ही पूछेगा कब हुआ, तो क्या बताना है? 31 दिसंबर सन 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ध्यान रहे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वहां के कुछ व्यापारिक जो वर्ग थे उन्हीं लोगों ने इसकी स्थापना किया था और इसको मान्यता दिया गया 31 दिसंबर सन 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी को जो मान्यता दिया वहां की महारानी एलिजाबेथ ने। किसने दिया था भाई? एलिजाबेथ। अब यहां पर हम बात करें तो कंपनी के बातों की अगर बात किया जाए तो यहां पर आपको 2 चरण समझना है। 2 चरण समझना है। आप देखेंगे कि भारत के अंदर एक हुआ है पलासी का युद्ध। क्या हुआ भाई? एक पलासी का युद्ध हुआ 1757 में, और एक हुआ है बक्सर का युद्ध। एक हुआ बक्सर का युद्ध, और इन दोनों युद्ध को जीतने के बाद भारत में अंग्रेजों ने क्या किया? धीरे धीरे भारत में अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। अगर हम बात करें तो संवैधानिक विकास में एक आता है 1773। 1773 से लेकर आपको पढ़ना है 1858 तक। कहां तक पढ़ना भाई? 1857 तक पढ़ना, क्योंकि 58 में इसका शासन चला जाता है क्राउन के हाथों में।
एक दूसरा पढ़ना 1858 से 1947। तो हाँ, एक पढ़ना है 1858 से लेकर और यह 1947 तक पढ़ना है। तो इसको हम लोग दो भागों में डिवाइड कर कर इसको हम लोग पढ़ते हैं। यहां पर जो पहला होता है 1773 से लेकर 1857 तक, यह शासन होता है किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी। यह शासन किसका होता है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन होता है। यह ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है। दूसरा जो हमको पढ़ना है, यह ताज का शासन है। किसका? यह ताज का शासन या क्राउन का शासन है, या किसका शासन हो जाएगा? यह क्राउन का शासन हो जाएगा। तो ध्यान रहे, दो हम लोगों को पढ़ना है। एक तो हमें पढ़ना है ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरा हम क्राउन पर बात करने वाले। क्राउन की बात कर रहे हैं, अर्थात ब्रिटिश ताज की बात कर रहे हैं। तो अगर ये पूछा जाए ब्रिटिश ताज का जो समय है वो 1858 से लेकर 1947 तक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो समय है वो 1773 से लेकर 1857 तक का समय है। तो दो बातों पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, हालांकि मुद्दा हमारा रहेगा सन 1600 से ही। तो सबसे पहले बात करें कि जो सन 1600 की बात है, ब्रिटेन के कुछ व्यापारिक वर्ग इकट्ठा होते हैं और उन सभी लोगों ने मिलकर एक कंपनी बनाया जिसका नाम रखा था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। एक बड़ी सी कंपनी बना दिया, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। वही कंपनी आगे चलकर छोटा जो है, जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, वो बाद में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में जाना जाएगा। हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? केवल ईस्ट इंडिया कंपनी कहेंगे। बस इतना ही बात किया जाएगा। सन 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद आप देखेंगे कि ब्रिटेन की जो महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ, क्या नाम था भाई? महारानी एलिजाबेथ प्रथम। क्या नाम था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम। उनके द्वारा इस कंपनी, जो ये कंपनी था, इसको मान्यता किसने दिया था? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता किसने दिया, तो बताना है महारानी एलिजाबेथ प्रथम। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा इस कंपनी को मान्यता दिया गया, और याद रहे कि मान्यता मिला था 31 दिसंबर सन 1600 को। एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर अगर बात करें तो ध्यान रहे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी ब्रिटेन में, तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसको मान्यता, इसका लाइसेंस केवल 15 वर्षों के लिए दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो लाइसेंस मिला था कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र। 15 वर्षों के लिए क्या मिला था? अधिकार पत्र मिला। तो अधिकार पत्र जो है 15 वर्षों के लिए महारानी एलिजाबेथ ने दिया था इस कंपनी को। कितना? 15 वर्षों के लिए। ध्यान रहे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में हुई थी तो उस दौर में ब्रिटेन में आप देखेंगे वहां महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, लेकिन भारत में अकबर का शासन था। भारत में कौन था भाई? तो भारत में अकबर का शासन था। तो सवाल ध्यान रहे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो ध्यान रहे उस समय अकबर शासन था। कौन था भाई? अकबर शासन। बात इतनी क्लियर हो गया। चलिए, जब कंपनी बना, इसमें एक गवर्नर, एक उप गवर्नर और 24 सदस्य। तो याद रहे, इसमें एक गवर्नर, इस कंपनी में एक गवर्नर, एक उप गवर्नर और 24 सदस्य थे। कितने थे? 24 सदस्यों के साथ यह ईस्ट इंडिया कंपनी जो है क्या हो गया भाई? अब व्यापार करने के लिए तैयार हो गया। तो इतनी बातें आपके समझ में आया? बस बेसिक बात कर रहे हैं और हम वही बताएंगे जो आपके पेपर में बिल्कुल आना रहेगा। इसके बाद आप देखेंगे, आप इसको वीडियो भी देख सकते हैं, 1 से 2 बार देख लीजिएगा। बाकी हम पीडीएफ भी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है भाई? तो दुनिया की सबसे पुरानी संसद जो है आइसलैंड में हमें दिखाई देता है। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है कब बना भाई? 31 दिसंबर सन 1600 को। हालांकि कंपनी आप देखेंगे आगे चलकर हमें 2 युद्ध पर आप बात करेंगे, पलासी और बक्सर, और फिर जो है अंग्रेजों ने भारत पर कैसे शिकंजा कसा, इस पर हम आगे बात करेंगे। बात क्लियर हुआ भाई? चलिए, अब हम बात करेंगे 1726। कब की बात करेंगे? 1726। हम पॉइंट पर बात करेंगे, फिर हम 1773 पे आएंगे। तो 1726 क्यों बता रहे हैं? 1726 में कलकत्ता, बंबई, मद्रास, याद रखिएगा 1726 में, 1726 में कलकत्ता, बंबई
और मद्रास इन तीनों को भारत के लिए कानून बनाने की शक्ति मिली थी। भारत के लिए क्या मिल गया था भाई? तो कानून बनाने की शक्ति। तो ठीक है भाई, इतनी बातें तो इनको जो है हम आगे बात करेंगे 1773 से, लेकिन अभी हम केवल पॉइंट पर बात कर रहे हैं। तो 1726 कलकत्ता, मद्रास और बंबई को भारत के लिए क्या मिल गया था? इन सभी क्षेत्रों के लिए कानून बनाने का अधिकार इनको मिला था। कब की बात है भाई? तो 1726। तो जो हमने कहा नई बातें वो आप लिखिएगा, बाकी तो हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, बिल्कुल एक एक सवाल बताएंगे और आप देखिएगा। इसके बाद जब हमारा ये पूरा सेशन खत्म होगा तो हम लोग जो है इस पर एक टेस्ट का आयोजन करेंगे और आपको इसी जो आप देखेंगे, अगर ध्यान से आपने सुना पढ़ा तो ज्यादातर सवाल आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, देख के ही उत्तर बता सकते हैं। ठीक है भाई? तो 1726 में कलकत्ता, बंबई, मद्रास भारत के लिए जो है ये अपने आप में क्या कर सकते हैं भाई? इनके पास पावर हो गया कि अपने अपने क्षेत्रों के लिए कानून बनाए। अब हम बात करेंगे कि अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले जो कंपनी है, कंपनी के माध्यम से भारत में आ गया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 का आया था रेगुलेटिंग एक्ट। तो पूछा जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? तो 1773 में रेगुलेट करना, मतलब यहां से शुरू होता है हमारे संवैधानिक विकास का जो कड़ी है वो यहीं से शुरू होता है। आपने पढ़ा होगा कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 में कलकत्ता में क्या बना दिया गया भाई? इसी के द्वारा 1774 में एक कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना। कलकत्ता में क्या बन गया भाई? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। सर्वोच्च न्यायालय की क्या किया गया भाई? तो स्थापना हुआ था। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पाई, क्या नाम था भाई? एलिजा एम्पाई इसके मुख्य न्यायाधीश थे। तो मुख्य न्यायाधीश का नाम याद रखना है एलिजा एम्पाई। क्या नाम था भाई? एक मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पाई। हालांकि इसके अलावा ये तो मुख्य थे, इसके अलावा तीन और थे। कितने? तीन और थे। क्या नाम था भाई? एक का नाम था चेम्बर्स स्टीफन। चेम्बर्स स्टीफन लिख लीजिएगा। हाँ, एक का नाम था चेम्बर्स स्टीफन। क्या नाम था? तो हाँ, चेम्बर्स स्टीफन। तो स्टीफन याद रखना है, चेम्बर्स स्टीफन नाम था। और दूसरे का नाम भी याद रखना, सीजर लिमेस्टर। सीजर लिमेस्टर और जॉन हाइड। सीजर लिमेस्टर, जॉन हाइड। सीजर लिमेस्टर, जॉन हाइड। सीजर लिमेस्टर और जॉन हाइड भी तो याद रखना है। ये तीन जो थे, ये जो तीन थे ये क्या थे भाई? ये अन्य न्यायाधीश थे। तो कुल कितने जज थे? तो कुल 4 थे, एक मुख्य और आप देखेंगे 3 और थे। तो कुल मिलाकर 4 जज थे। बात इतना समझ में आया भाई? तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुआ कि 1773 के द्वारा जो कलकत्ता, मद्रास, बंबई अलग अलग प्रेसिडेंटी थी, प्रेसिडेंट उसको क्या किया गया? एक कर दिया गया। मतलब ये देखिएगा, अगर पूछे कि कलकत्ता, मद्रास और बंबई इन तीनों को किसके अधीन किया गया? तो बंगाल के अधीन कर दिया गया। किसके पास? तो बंगाल के अधीन कर दिया गया। ये तीनों बंगाल के अधीन आ जाते हैं। तो याद रखिए किसके अधीन? बंगाल के। और याद रखना बंगाल का जो गवर्नर जनरल बन गया वो कौन था भाई? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो है, याद रखना है, यही जो है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। इतनी बातें आपके समझ में आया भाई? चलिए, इसके बाद 1784 का आता है पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये आ गया है पिट्स इंडिया एक्ट। ये भी इतना महत्वपूर्ण था कि पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा आप देखेंगे पहली बार भारत में द्वैध शासन जैसी पद्धति शुरू किया गया। इसमें आप देखेंगे पहली बार नियंत्रण परिषद की स्थापना किया गया। कौन सा परिषद? तो नियंत्रण परिषद की स्थापना किया गया।
नियंत्रण परिषद की क्या किया गया भाई, तो स्थापना किया गया। और इसी 1784 में आप देखेंगे कि यहां पर जो है भारत के अंदर केवल व्यापार ही नहीं बल्कि राजनीति भी शुरू हो गया। तो आप कहेंगे एक बन गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन गया, और एक इसमें बना बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बना। तो एक जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और दूसरा बन जाता बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बात क्लियर हुआ भाई? ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं सीधा सीधा सवाल आपके पेपर में ना फंसा तो आप बताइएगा कि गुरुजी आप तो झूठ बोल दिए। तो यहां अभी हम जो बात कर रहे हैं आप अगर ईमानदारी से सुन लेंगे और समझ लेंगे तो आपके पेपर में इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। चलिए, तो दो बन गया, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। मतलब भारत के अंदर अब केवल शासन नहीं होगा बल्कि व्यापार भी होगा, राजनीति भी होगा। क्या होगा भाई? व्यापार और राजनीतिक दोनों कार्यों को 1784 में क्या किया गया? अलग अलग कर दिया गया। बात समझ में आया? इसके बाद 1813 का आया चार्टर एक्ट। क्या आ गया भाई? तो 1813 का आ गया चार्टर एक्ट। तो याद रखना है 1813 का जो चार्टर एक्ट आया ये भी अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके पहले भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी और व्यापार कर रही थी। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर भारत में राजनीति कर रही थी और व्यापार कर रही थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकाधिकार था। क्या था भाई? एकाधिकार। तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को क्या किया गया? तो समाप्त किया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को क्या किया गया भाई? तो एकाधिकार को समाप्त किया गया। क्या किया गया भाई? तो यहां पर किया गया, समाप्त किया गया। तो केवल यही हुआ था नहीं, बल्कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो रोने लगी थी, गिड़गिड़ाने लगी थी। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया गया भाई? तो यहां पर थोड़ा सा रियायत दिया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय तथा चीन के साथ क्या किया गया भाई? व्यापार का एकाधिकार, व्यापार का क्या दिया गया? व्यापार का एकाधिकार दिया गया। तो ये भी याद रखना है, एकाधिकार दिया गया। और ध्यान रहे केवल इतना ही नहीं बल्कि एजुकेशन पर कितना? 1 लाख रुपया शिक्षा पर व्यय करने का जो है, शिक्षा पर यहां व्यय करने का प्रावधान किया गया। व्यय करने का क्या किया गया? तो यहां पर प्रावधान किया गया। और याद रखना है केवल यही नहीं बल्कि बहुत सारे ईसाई मिशनरी भारत आ गए। तो ईसाई मिशनरियों का भारत में क्या हो गया भाई? तो ईसाई मिशनरियों का भारत में, मिशनरियों का क्या हो गया भाई? भारत में आगमन। भारत में क्या हो गया? आगमन का मतलब हो गया कि अब भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जाएगा। समझ में आया भाई इतनी बातें? इसके बाद 1813 के बाद आप देखेंगे हमारे देश में पुनः आता है 1833। क्या आता भाई? 1833 का चार्टर अधिनियम आता है। तो 1833 का चार्टर अधिनियम, तो ये आप देखेंगे ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के अंतर्गत आप देखेंगे पहली बार क्या हुआ? पहली बार बंगाल शब्द को हटा दिया गया और क्या किया गया? भारत का गवर्नर जनरल। तो इसी के अंतर्गत भारत का पहला गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो इसको बनाया गया भाई, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बनाया। किसे बनाया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक यही भारत के क्या बन गए? तो यही बन गए पहले गवर्नर जनरल बन गए। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक का नाम याद रखिएगा। इन्होंने कहा कि अब भारत के अंदर हम पहली बार क्या करने जा रहे हैं? इन्होंने कहा कि भारत में अब जो है बनेगा विधि आयोग। क्या बनेगा? विधि आयोग। तो पहली बार इसी में विधि आयोग की स्थापना किया गया। किसका? विधि आयोग का गठन हुआ। विधि आयोग का गठन हुआ। और याद रखना इस पद पर लॉर्ड मैकाले। कौन आ गया भाई? तो लॉर्ड मैकाले की हो गई नियुक्ति। तो याद रखना पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। और इतना ही नहीं, इसमें कहा गया कि भारत में अब सिविल सेवा परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा। पहली बार कहा गया कि किसी भी भारतीयों को रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा।
अर्थात अब जो है खुली प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन होगा और जो चयनित होगा वो भारत में अब क्या करेगा भाई, यहां पर जो है नौकरी करेगा, अंग्रेजों के लिए क्या करेगा, तो नौकरी करेगा, मतलब सेवा करने का काम करेगा। और ध्यान रहे उस दौर में भारत में दास प्रथा का बड़ा व्यापक स्तर पर क्या था भाई, गुलाम खरीदे बेचे जाते थे। और इसी में आप देखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग के जो है आप देखिए धीरे से इन्होंने क्या किया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का अंत कर दिया। 1829 में सती प्रथा क्या हुआ भाई, अंत करने का काम किया किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को अंत किया। बात समझ में आया। याद रखना 1843 में दास प्रथा भी क्या हो गया, खत्म। तो 1843 में दास प्रथा क्या हो गया भाई, दास प्रथा हाँ समाप्त किया गया। तो यहां पर अब गुलाम को खरीदना और बेचना क्या हो गया भाई, यहां से मतलब अवैध हो गया, क्या हो गया, विधि के विरुद्ध हो गया। मतलब दास को ना खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। अर्थात अगर पूछा जाए भारतीय दासता अधिनियम कब आया, तो 1843। भारतीय दासता अधिनियम कब आया, तो याद रखना है भारतीय दासता अधिनियम अगर पूछा जाए तो क्या बताइएगा भाई, 1843 में आया भारतीय दासता अधिनियम। तो याद रखिएगा भारतीय दासता अधिनियम 1843 में आया। कब आया, 1843 में आया। तो भारतीय दासता अधिनियम 1843 में अब भारत के अंदर ना तो गुलाम खरीदा जाएगा, ना तो बेचा जाएगा, ना तो किसी को गुलाम बनाया जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे 1858, किसकी बात करेंगे भाई, तो 1858 के चार्टर एक्ट पर बात करने वाले हैं। तो भारत शासन अधिनियम या 1858 की बात करेंगे। यही है चार्टर एक्ट, यही क्या भाई, तो 1858 का चार्टर एक्ट आ गया। और ये जो चार्टर एक्ट हमारे यहाँ बन के आ रहे थे ब्रिटेन से, कहां से, ब्रिटेन से आ रहे थे। और इसी को हम कह सकते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम, क्योंकि अब शासन हमारे यहाँ किससे होगा, ये ब्रिटेन से होगा। अभी तक शासन कौन कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, लेकिन अब शासन कौन करेगा, तो अंग्रेज करेंगे। तो याद रखना है 1858 का जो चार्टर एक्ट है, अब यहां पर भारत का शासन हाँ, तो भारत का शासन चला गया महारानी विक्टोरिया के हाथों में, महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। तो महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया, हाथों में बिल्कुल चला गया। और इसी को कहते हैं कि भारत का शासन क्राउन के हाथों में चला गया। किसके हाथों में चला गया, तो भारत का शासन क्राउन के हाथों में चला गया। तो ये बात याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, अब गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर क्या किया गया, वायसराय। तो याद रखना है कि यहां पर अब भारत का वायसराय क्या हो गया भाई, भारत का वायसराय, ये वाला पोस्ट आ गया, गवर्नर जनरल वाला पोस्ट खत्म हो गया। और याद रखना भारत का पहला वायसराय कौन बन गया, लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का अगर पूछा जाए प्रथम वायसराय अगर पूछा जाए तो ये हो जाते हैं लॉर्ड कैनिंग, यही हो जाते हैं। और दो बातें बताऊं तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 की क्रांति हुई थी। यही लॉर्ड कैनिंग थे, इसके पहले गवर्नर थे और फिर बाद में क्या बन गए, तो भारत के वायसराय भी बन गए। मतलब अब जो है जो गवर्नर जनरल का पद होता था उसे क्या किया गया, बदल दिया गया और नाम हो गया कैसे, वायसराय हो, क्या हो गया भाई, वायसराय। जैसे इसके पहले योजना आयोग था, नेहरू जी के जमाने में योजना आयोग था और मोदी जी ने बदलकर क्या कर दिया, नीति आयोग कर दिया। तो ऐसे ही देखना यहां पर गवर्नर जनरल का नाम क्या हो गया, तो यहां पर वायसराय। और पहली बार एक नया पद सृजित किया गया। तो याद रखना नया पद सृजित किया गया, हाँ, तो याद रखना है यहां पर बनाया गया भारत सचिव, एक नया पद आ गया भारत सचिव। तो पूछा जाएगा भारत सचिव का पद कब सृजित किया गया, तो 1858 में ही भारत सचिव का पद सृजित किया गया था। इतनी बातें आपके समझ में आए तो बताइएगा भाई। तो यहां पर एक नया पद आ गया, क्या, भारत सचिव का पद आ गया। और यहीं पर आपको याद रखना है
है कि यहां पर जब ये सारे काम चल रहे थे उस समय मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, तो याद रखना है कि 1858 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था, तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह जफर को बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं। तो 1858 के समय भी दिल्ली का सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर, जिसको गिरफ्तार करके और कहां निर्वासित किया गया था, रंगून। कहां किया गया था भाई, रंगून निर्वासित कर दिया गया था। लेकिन सवाल याद रखिएगा कि 1858 में जब भारत का शासन जो है क्राउन के हाथों में गया तो दिल्ली का जो है सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर था। मुगल बादशाह कौन था, तो बहादुर शाह जफर का नाम याद रखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्लियर हो गया भाई। बहादुर शाह जफर को कहां से गिरफ्तार किया गया था, तो बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया तो हुमायूं के मकबरे से। हाँ, हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था। किसको, तो याद रखना है बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया था। इतनी बातें समझ में आया, तो एक नया पद बन गया क्या, भारत सचिव का पद बन गया। बात क्लियर हुआ, इतनी बातें। ये बात हमने की 1858। अब हम बात करने वाले हैं 1861। तो लिखते हुए अगर जो बातें नया लगे उसको तत्काल नोट करने का प्रयास करिएगा। 1861 का भारत परिषद अधिनियम आ गया। 1861 का क्या आ गया भाई, भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम याद रखना है। होमगार्ड के लिए तो रामबाण चल रहा भाई। तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम अगर पूछा जाए 1861, ये इतना महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली। तो पूछा जाएगा कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब दी गई, तो इसी में दिया गया। तो याद रखना है यहीं पर, हाँ याद रखना, वायसराय को क्या किया गया भाई, तो यहां पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जारी करने की क्या मिल गया, शक्ति मिल गया। तो अध्यादेश जारी करने की यहां पर शक्ति जो है अब गवर्नर के पास आ गया। याद रहे एक बार अध्यादेश जारी होगा 6 महीना, वैलिडिटी कितना, तो अध्यादेश की वैलिडिटी कितना होता भाई, 6 महीना। और याद रखना पहली बार कहां से शुरू हुआ, तो यहीं कहां से शुरू हुआ भाई, 1861 से ही शुरू हो गया। तो इतनी बातें आपके समझ में आना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर ही बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊं, तो आयकर, आयकर माने टैक्स, आयकर, आय के ऊपर कर की शुरुआत किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था, कैनिंग के शासनकाल में। तो आयकर की शुरुआत किसके शासनकाल में, तो कैनिंग के शासनकाल में। ध्यान से सुनिएगा भाई, आयकर की शुरुआत कैनिंग के शासनकाल में हुआ। वही कैनिंग जो भारत का प्रथम क्या बन गया भाई, वायसराय। और जब कैनिंग भारत का वायसराय बना तो याद रहे एक बात कि भारत की राजधानी 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद बनाई गई। और इलाहाबाद के अल्फ्रेड मैदान में ही क्या हुआ भाई, कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया था। ठीक है भाई, तो महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़कर किसने सुनाया था, तो कैनिंग ने सुनाया था। अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद, जिसे आप प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। समझ में आया भाई। तो एक दिन के लिए भारत की राजधानी क्या बन गई थी, इलाहाबाद। 1 नवंबर 1858, 1 नवंबर 1858। इतनी बातें अगर आपके समझ में आया तो अब हम बात करेंगे 1862। अब हम 1862 की बात करें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, और नहीं पता होगा तो लिख लीजिएगा कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को क्या किया गया था भाई, 3 भारतीयों को मनोनीत किया था विधान परिषद में। वो 3 व्यक्ति कौन थे, तो महाराजा, बनारस के राजा, पटियाला के राजा सर दिनकर राव। तो बनारस के राजा, तो याद रखना है बनारस के राजा और पटियाला के राजा और सर दिनकर राव, इन तीनों लोगों को क्या किया गया भाई, तो कैनिंग ने क्या कि विधान परिषद में क्या किया था, इनको मनोनीत किया था। तीनों को कैनिंग ने विधान परिषद में मनोनीत किया था। तो पूछा जाएगा कैनिंग ने किन लोगों को विधान परिषद में, तो लॉर्ड कैनिंग 3 लोगों, कितने लोगों को भाई, तो लॉर्ड कैनिंग ने 3 लोगों को विधान परिषद में मनोनीत किया था। 3 लोगों को विधान परिषद में क्या किया, तो मनोनीत किया था, मनोनीत किया।
ठीक है भाई। तो ये याद रखना कब किया, 1862। कब की बात कर रहे हैं, 1862 की बात कर रहे हैं। कौन कौन लोग थे भाई, तो बनारस के राजा, पटियाला के राजा सर दिनकर राव, क्या नाम था, सर दिनकर राव नाम था। इतनी बातें अगर समझ में आया, एक महत्वपूर्ण मुद्दा याद रखिएगा कि जो गवर्नर जनरल था उसके पास वीटो पावर आ गया। तो याद रखना अगर पूछा जाए कि गवर्नर जनरल को वीटो पावर कब मिला भाई, तो गवर्नर जनरल को अगर पूछा जाए वीटो पावर हाँ कब दिया गया, तो इसी में याद रखना है कि अब गवर्नर जनरल के पास क्या था भाई, वीटो पावर था। क्या था, वीटो पावर था। मतलब अब जो है गवर्नर जनरल क्या कर सकता था भाई, तो किसी के जो कानून है उसे क्या होल्ड कर सकता था। जो कोई कानून बना के बताया, मैकाले ने, किसी ने कहा भाई ये कानून ऐसा बनाना है, तो इसके पास पावर था, वो किसी के विचार को माने या ना माने, वो अपने अनुसार चलेगा। बात समझ में आया भाई। आज वीटो पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। वर्तमान में वीटो पावर किसके पास है, अनुच्छेद 111, याद है ना भाई, वीटो पावर राष्ट्रपति के पास आज है, तो याद रखिएगा। हाँ, तो अभी हम बात कर रहे हैं कि गवर्नर के पास जो वीटो पावर था 1862 में कैनिंग के पास, किसके पास, कैनिंग के पास था। अब हम बात करेंगे 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, तो याद रखना है 1892 का भारत परिषद अधिनियम की बात कर रहे हैं। तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव करवाया गया। तो पहली बार चुनाव अगर पूछा जाए यहीं पर हुआ था, भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष क्या हुआ भाई, चुनाव। हाँ, तो चुनाव हुआ, तो याद रखना है पहली बार भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा हुआ। इसी में याद रखना कि बजट पर क्या बहस करना, तो बजट पर बहस की शक्ति कहां, तो इसी के अंतर हुआ। तो याद रखना बजट पर बहस करने की शक्ति अगर पूछा जाए तो बताना है बजट पर बहस की शक्ति, बहस की शक्ति यहां पर मिल गया कि अब यहां पर बजट पर क्या हो सकता है भाई, बहस हो सकता है। और याद रखना भारतीयों के पास पावर आ गया कि यह कहा गया कि अब भारतीय बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार उनके पास है। तो यहीं पर पूछा जाएगा सवाल कि बजट पर सवाल पूछने का अधिकार किसमें दिया गया, तो 1892 में। तो बजट पर बहस और अधिकार, तो भारतीयों को बजट पर क्या मिल गया भाई, बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार। प्रश्न पूछने का अधिकार अगर पूछा जाए तो 1892 बता के चलना, 1892 बता दीजिएगा कि बजट पर प्रश्न पूछने का पावर मिला तो 1892 में मिला था, 1892। इतनी बातें क्लियर हुआ भाई। हाँ, थोड़ा सा स्पीड रहेगा क्योंकि बहुत सारी बातों को करना है और बहुत सारी बातों को हम लोग बड़ा ही कम समय में करेंगे, क्योंकि समय का क्या रहेगा, अभाव रहेगा। इसलिए हम लोग अपने समय में बहुत सारे प्रश्नों को निपटा दिया करेंगे। चलिए अब 1909 की बात करें, भारत परिषद अधिनियम 1909 भारत परिषद अधिनियम। तो याद रखना है 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसको अन्य एक नाम से और जानते हैं, इसको कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। तो यहां पर याद रखना है मार्ले मिंटो सुधार की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भाई, मार्ले मिंटो सुधार। ये होता क्या है, याद रखना भारत में पहली बार सांप्रदायिकता का जो जनक था ये मिंटो ही तो था भाई, यही था। ये भारत में पहली बार क्या किया गया, हिंदू और मुसलमानों के बीच में बीज बोने का काम किया गया, यही था भाई, यही याद रखना। तो भारत सचिव अगर पूछा जाए तो मार्ले, दो लोग हैं इसमें, ये भारत सचिव है, ये भारत सचिव है, और ये कौन है, वायसराय। दो लोग मिलकर, मार्ले और मिंटो, ये है भारत सचिव, ये ब्रिटेन में बैठता है, और ये इंडिया में है तो लॉर्ड मिंटो इंडिया के अंदर है। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में पहली बार ऐसा कहा गया कि भारत में मुसलमान चुनाव लड़ेगा और मुसलमान ही वोट देगा। तो पूछा जाएगा सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत इसी में हुआ था। तो सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हो गया भाई, यहां पर सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत, सांप्रदायिक निर्वाचन की क्या हो गया, तो शुरुआत अगर पूछा जाए तो बताइएगा कि 1909 में ही सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुआ। यह सांप्रदायिक का मतलब मुसलमान
चुनाव लड़ेगा तो वोट कौन देगा भाई? मुसलमान ही वोट देगा। ये वाला बात याद रखना, और इसीलिए बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत तो पूछा जब 1909 में हुआ था। बात क्लियर हुआ भाई? चलिए, इतनी बातें अगर आपके समझ में आ गया तो एक बात और बता दें आपको, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का नाम याद रखिएगा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का नाम याद रखिएगा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये पहले ऐसे भारतीय थे, ये पहले ऐसे भारतीय बन गए कि नहीं भाई, ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका कार्यपरिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। तो वायसराय की कार्यपालिका में, तो याद रखना है वायसराय की, अगर पूछा जाए कि कार्यपालिका में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। बिल्कुल करेक्ट, होने वाले पहले भारतीय। तो याद रखना है ये हो जाएंगे भाई पहले भारतीय। तो ये जो है पहले भारतीय। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बन गए थे। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला ऐसा हुआ है कि किसी भारतीय को वायसराय की कार्यपरिषद में जो है भाग लेने के लिए अनुमति मिल गया था। इतनी बातें क्लियर हो गया भाई। चलिए, अब आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए कि बजट पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब कहां मिला, तो 1909। तो बजट पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार अगर पूछा जाए, प्रश्न पूछने का अधिकार अगर कहां दिया गया, तो अनुपूरक क्या होता भाई? अनुपूरक क्या होता है? अनुपूरक का मतलब ये हो गया कि आपको प्रश्न पूछने से पहले क्या करना पड़ेगा। जैसे अनुपूरक का मतलब अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो पहले से बता दीजिए, हम फला तारीख को सवाल पूछेंगे आपसे, तो जो आप जिससे आप सवाल पूछेंगे वो सवाल का उत्तर तैयार करके पहले से रखेगा। तो बजट पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया 1909 में। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एक ऐसे व्यक्ति हुए पहले भारतीय जो वायसराय के कार्यपालिका परिषद में शामिल होने वाले यही पहले थे। और आपने पढ़ा कि यहां पर क्या हो गया, सांप्रदायिकता क्या हो गया भाई? सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत मतलब मुसलमान लड़ेगा, मुसलमान वोट देगा। ये कब हुआ? 1909। इतनी बातें अगर समझ में आया तो अब हम बात करने वाले 1919 पर। ठीक है भाई, तो 1919 पर बात करेंगे और वो मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार पर बात करेंगे। तो 1919 मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार। तो भारत जो है याद रखना है, अगर पूछा जाए 1919 यही है मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार। चेम्सफोर्ड सुधार, तो याद रखना है अगर पूछा जाए मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया, तो 1919 में आया। मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार आ गया। ये इसमें भी दो लोग हैं, एक तो चेम्सफोर्ड, एक तो कौन है? मांटेगू। मांटेगू कहां बैठता था? ब्रिटेन में। ये वहां का क्या था? संसद का मेंबर था। ठीक है भाई, ये मांटेगू भारत सचिव बनाया गया था और चेम्सफोर्ड कौन थे भाई? ये भारत के वायसराय। तो दो लोगों को यहां पर हम मिला के बता रहे हैं भाई। तो मांटेगू चेम्सफोर्ड इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार यहीं पर क्या हो गया भाई? प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुआ। तो पूछा जाएगा कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत, द्वैध शासन की क्या हो गया? शुरुआत। और यह सवाल आपके लिए रामबाण साबित होगा कि पूछेगा प्रांतों में द्वैध शासन कब शुरू हुआ, तो 1919 में शुरू हुआ। एक और बात बता दें आपको, तो याद रखना द्वैध शासन का जनक अगर पूछा जाए, लिखिएगा, द्वैध शासन का जनक अगर बता दें तो द्वैध शासन का अगर पूछा जाए कि द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा लियोनस। क्या नाम है? लियोनस कार्टियस। लियोनस कार्टियस। क्या नाम है? लियोनस कार्टियस। लियोनस कार्टियस। कार्टियस, तो इन्हीं को माना जाता है, लियोनस कार्टियस को ही क्या माना जाता है भाई? द्वैध शासन का जनक माना जाता है। द्वैध शासन का जनक लियोनस कार्टियस को माना जाता है। तो याद रखिएगा अगर पूछा जाए तो बता के चलना है, लियोनस कार्टियस का नाम बता के चलना। ठीक है भाई, तो यहां पर प्रांतों में क्या हो गया? द्वैध शासन। कैसा शासन हो गया? द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत इसी के द्वारा किया गया था।
आप कहेंगे द्वैध शासन क्या होता है, तो यहां पर दो विषय बनाया गया था। एक विषय क्या था भाई, यहां पर विषय था दो, एक था हस्तांतरित, क्या था भाई, हस्तांतरित था, हस्तांतरित, और एक था आरक्षित। एक क्या था भाई, आरक्षित। तो आरक्षित विषय, आरक्षित विषय, और एक हाँ तो हस्तांतरित। हाँ, तो दो विषय यहां पर, एक तो आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित, मतलब दो प्रकार के यहां पर व्यवस्था किए गए। तो प्रांतों को कितने भागों में डिवाइड किया गया, दो भागों में। एक क्या हो गया, आरक्षित, और एक क्या हो गया, हस्तांतरित हो गया। तो जो आरक्षित थे वो महत्वपूर्ण थे, वो महत्वपूर्ण विभाग थे, और हस्तांतरित जो थे वो महत्वपूर्ण नहीं थे। तो ये बात आपको याद रखना है। हालांकि आपसे कोई डिटेल में सवाल नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा कि हाँ, भारत में पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब की हुई, तो 1919 में। हाँ, तो यहां पर आपको याद रखें, द्वैध शासन माने दो शासन, एक प्रांतों के लिए है, मतलब प्रांतों में एक आरक्षित हो गया और एक हस्तांतरित हो गया। तो आरक्षित और हस्तांतरित दो विषय यहां पर बनाई गई। और याद रहे, यहां पर जो हस्तांतरित विषय है, ये वाला जो विषय है, ये विधान परिषद के प्रति क्या था भाई, उत्तरदायी था। मतलब इनकी जिम्मेदारी अपनी काम को ईमानदारी से करना, और इनकी जिम्मेदारी क्या था भाई, ये इनकी जो हस्तांतरित विषय है, ये सेम इनकी जिम्मेदारी किसके प्रति था, तो याद रखिएगा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी था। तो याद रखना है, हाँ, इनकी जिम्मेदारी क्या था भाई, ये विधान परिषद के प्रति क्या थे, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। क्या थे, उत्तरदायी थे। आज भी आपको बताते चले, याद रहे, अगर पूछा जाए कि मंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं, तो लोकसभा। आज भी लोकसभा के प्रति होते हैं। भले कोई मंत्री बना हो, चाहे राज्यसभा का मंत्री हो, चाहे लोकसभा का, सबको लोकसभा के प्रति क्या करना पड़ेगा, वो उसके प्रति क्या होंगे, उत्तरदायी होंगे। अर्थात अगर लोकसभा के अंदर सीटों की संख्या कम हो गए तो सरकार क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है भाई। तो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी कौन, हस्तांतरित विषय कौन था भाई, हस्तांतरित। तो इतनी बातों को याद रखना है, महत्वपूर्ण है। तो 1919 हम लोगों ने पढ़ा मांटेगू चेम्सफोर्ड। प्रांतों में क्या हो गया, द्वैध शासन की शुरुआत हुआ, और द्वैध शासन के जनक का नाम क्या भाई, तो यहां लियोनस कार्टियस, लियोनस कार्टियस। तो ये बात आपको याद रखना है। और आपको एक बात और बताते चलें कि क्या महिलाएं इसके पहले भारत में मत देती थी, नहीं, महिलाओं को पास अधिकार नहीं था। पहली बार 1919 में ऐसा अधिकार दिया कि महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया। नोट कर लीजिए। तो पूछिएगा, अगर पूछ लिया जाए कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस एक्ट के द्वारा मिला, तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919 के द्वारा। महिलाओं को वोट देने का अधिकार अगर पूछा जाए, तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार अगर पूछा जाए, तो याद रखना है 1919 मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा मिला था। तो ये भी आपको याद रखना। बात क्लियर हुआ। अच्छा, एक बात और बता दें कि यहीं पर लोक सेवा आयोग के जो पहले अध्यक्ष बने थे, यहीं बन गए थे। तो 1919 में याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि पहले लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या था, रॉस बारकर। तो यहीं पर लोकसभा, याद रखना है, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष रॉस बारकर। तो लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग के पहले अगर अध्यक्ष पर बात किया जाए, तो इनका नाम था रॉस बारकर। क्या नाम था भाई, रॉस बारकर, रॉस बारकर ऐसे करके नाम। तो रॉस बारकर का नाम, या कहीं कहीं रोस लिखा रहता, कहीं रॉस लिखा। तो रोस या रॉस जो भी रहेगा आपको बताना, यही अध्यक्ष थे। यही अगर पूछा जाए तो रॉस बारकर। अगर पूछा जाए कि सिविल सेवा के पहले अध्यक्ष का क्या नाम था, तो रॉस बारकर का नाम याद रखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। रॉस बारकर यही लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष। तो कई बार पेपर में आ चुका है, इसलिए ध्यान से सुन लीजिएगा कि नाम भूलिएगा नहीं, रॉस बारकर करके है। और लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष यही बने। और महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी 1919 में, कब मिला, 1919 में मिल गया। इतनी बातें अगर आपके समझ में आया, तो अब हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। किसकी बात करेंगे भाई, तो भारत शासन अधिनियम 1935 पर बात करने वाले हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 पर बात करने वाले हैं। ये दो बातें नोट हो गया भाई
कि हाँ, एक तो याद रखना महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919 में, और दूसरा लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष रोस बारकर जो है ये बन गए। तो इतनी बातें क्लियर हुआ। तो जो भी ग्रुप में पीडीएफ दिया जाए उसको आप अपने कॉपी में नोट करने का प्रयास करें, क्योंकि वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है भाई। तो उसको लिख लिया करें, और ऐसे छोड़ देंगे तो भाई जिम्मेदारी आपकी है। तो 1935 में अब हम भारत शासन अधिनियम की बात करें, तो भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 पर बात करने वाले हैं। 1935 भारत शासन अधिनियम बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्यों ऐसा महत्वपूर्ण ये है? इसलिए क्योंकि पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन को हटाकर क्या किया गया, तो केंद्र में, हाँ, तो पूछा जाएगा कि प्रांतों में द्वैध शासन को हटाकर द्वैध शासन समाप्त, हाँ, समाप्त किया गया। तो याद रखना है कि इसी जगह में जो है 1935 में प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हो गया, और केंद्र में क्या हो गया भाई, केंद्र में, हाँ, तो द्वैध शासन की स्थापना, तो द्वैध शासन की स्थापना किया गया। ये बात बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये जो बता दिया ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए याद रखिएगा, और ऐसे ही सवाल पेपर में आने वाले हैं। तो पूछेगा कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कब हुआ, 1935। प्रांतों में कब हुआ था, तो 1919 में। 1919 वाला जो है यहाँ कैंसिल करके और केंद्र में बना दिया गया। इतनी बातें अगर समझ में आया, फिर याद रखिएगा सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया। क्या किया गया, तो पूछा जाएगा कि यहाँ पर तो सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया। तो सांप्रदायिक निर्वाचन का क्या हो गया भाई, यहाँ पर विस्तार हो गया। आप कहेंगे ये क्या हो गया भाई, तो यहाँ पर जैसे मुसलमान चुनाव लड़ता था, मुसलमान वोट देता था, अब सिख भी चुनाव लड़ेगा, सिख वोट देगा। अब ईसाई चुनाव लड़ेगा, ईसाई वोट देगा। मतलब छोटे छोटे अंग्रेजों ने क्या किया, सबको फंसा दिया, और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का उनका जो प्रयास था, उस प्रयास पर वो बड़ा तेजी से काम कर रहे थे। बात समझ में आया। 1935 में भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया, लेकिन याद रहे इसी अधिनियम के द्वारा किया गया, लेकिन 1937 में हुआ। तो 1937 में जो है भारत बर्मा से क्या हो गया, बर्मा से अलग हो गया। तो याद रखें भारत बर्मा से क्या हो गया, अलग हो गया। ये वही बर्मा जिसको म्यांमार क्या कहते हैं भाई, म्यांमार कहते। तो याद रखना 1937 में भारत से बर्मा क्या हो गया भाई, तो भारत से बर्मा अलग हुआ, और जो एक्ट था वो 1935 था। तो 35 के द्वारा कब किया गया, तो 1937 में किया गया। याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, तो आरबीआई की स्थापना भी याद रखना इसी में हुआ। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या हो गया, स्थापना हो गया, ठीक है भाई। तो आरबीआई की स्थापना इसी में किया गया। 1 अप्रैल 1935 को यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या हो गई, स्थापना हो गया। एक महत्वपूर्ण बात बताऊं तो याद रखिएगा आरबीआई के पहले गवर्नर यहां कौन थे। 1935 में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बने थे, क्या नाम था भाई, ओसबोर्न स्मिथ। हाँ, ओसबोर्न स्मिथ। तो याद रखना है, हाँ, जो गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ, ओसबोर्न स्मिथ नाम था। तो यहां पर याद रखना है ओसबोर्न स्मिथ जो है यही पहले गवर्नर बने थे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन है, ओसबोर्न स्मिथ का नाम याद रखिएगा, यही बने थे। बात समझ में आया भाई। इतनी बातें अगर आपके समझ में आया तो याद रखिएगा, एक जो है इसी के अंतर्गत भारत में एक संघीय न्यायालय बना। तो संघीय न्यायालय अगर पूछा जाए कि स्थापना तो 1937 में, और एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी याद रखिएगा कि इसके पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था भाई, तो मॉरिस गवेयर। तो इसके यहाँ पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम याद रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश का नाम याद रखना है, क्या नाम था, मॉरिस गवेयर। हाँ, तो मॉरिस गवेयर, तो ये भी याद रखिएगा, मॉरिस गवेयर का नाम याद रखना। तो संघीय न्यायालय 1937 में मॉरिस गवेयर का नाम याद रखिएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तो संघीय न्यायालय यहां पर बन गया था भाई, और 1935 के द्वारा ही संघीय न्यायालय बना था। समझ में आया। सवाल कैसे पूछेगा कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कब किया गया, तो 1935 में। सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार 1935 में। हाँ, पूछा जाएगा कि किस अधिनियम के द्वारा भारत से बर्मा को अलग किया गया, 1935। और कब हुआ, 37 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में, और ओसबोर्न जो थे यही आरबीआई के पहले क्या बन गए भाई, तो
तो गवर्नर बन गए। तो आरबीआई 1935 में बना है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो बंबई में। कहाँ भाई? तो बंबई में है। और एक महत्वपूर्ण बात बताऊं, यही अधिनियम है जिसको भारत का मिनी संविधान का दर्जा दिया गया था। तो भारत के मिनी संविधान का दर्जा किसे दिया गया था? इसी को दिया गया था। 1935 को कहा गया था ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि इसमें कितने अनुच्छेद थे? 321। कितने आर्टिकल थे? 321। 10 अनुसूचियां, तो 321 अनुच्छेद लिख लीजिएगा। 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां। 321, हाँ बिल्कुल करेक्ट, अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और कितने भाग थे भाई? तो यहां पर जो है 321 आर्टिकल थे, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे। इसमें 14 भाग थे। तो ये भी याद रखना है कि यहां पर जो है 321 आर्टिकल था, 321 आर्टिकल, 10 अनुसूची और 14 भाग थे। और आप देखेंगे कि जो भी सवाल पेपर में आएगा, चाहे वो कठिन सवाल ही क्यों ना पूछेगा, उसका उत्तर भी आपको पता होगा यदि आपने इसको ईमानदारी से पढ़ा है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने आर्टिकल थे? 321। कितनी अनुसूचियां थी? 10। और कितने भाग थे? 14 भाग थे। और आगे चलकर देखेंगे कि जब भारत का संविधान जब बनेगा तो सबसे ज्यादा स्रोत यहीं से हम लोग लेंगे। कहां से? 1935 भारत शासन अधिनियम से सबसे ज्यादा स्रोत लिया जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया इतनी बातें? चलिए आगे चलकर हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान की संरचना पर बात करने वाले हैं। तो आपको इतनी बातें समझ में आ गया होगा और उम्मीद करता हूं कि जहां से सवाल आएगा उसे जो है दिमाग में बैठाने का प्रयास करेंगे, आपकी जिम्मेदारी है। समझ में आया भाई इतनी बातें? क्लियर हो गया? चलिए तो और भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं। अब इन सारी बातों को जो है, क्या आपने आराम से जो है सारी बातों को समझ लिया भाई? इसके बाद पीडीएफ दिया जाएगा, वीडियो देख लीजिएगा। और याद रहे, कभी भी नहीं कहा गया कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, कभी नहीं कहा गया। तो याद रखिएगा कि वीडियो जो है अगर ठीक लगे, अच्छा लगे, तो चैनल को क्या करना भाई? सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है भाई? चलिए तो अब जो है हम बात करने वाले हैं और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करते हैं। भारतीय संविधान के संरचना पर बात करने वाले हैं और जहां से और भी महत्वपूर्ण सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं। चलिए तो भारतीय संविधान की संरचना पर बात किया जाएगा। आप जानते हैं कि संविधान एक पवित्र दस्तावेज होता है। यह कानून का एक पवित्र दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी भी देश के शासन को अच्छे से किया जाता है। किसी भी देश के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है, किसी लिखित दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है। हो सकता है वह दस्तावेज लिखित हो सकता है वह दस्तावेज परंपराओं से चली आ रही, और कुछ परंपराएं जो चली आती हैं उसी परंपरा से चलता है, चाहे वो लिखित हो या अलिखित हो। लेकिन किसी भी देश को चलाने के लिए एक क्या होना चाहिए भाई? एक सिद्धांत, चाहे वो लिखित होगा तो दस्तावेज संविधान के रूप में, और अलिखित होगा तो परंपरा के रूप में भी निकलकर सामने आएगा। जिस प्रकार हमारे घर में परंपरा है कि जो हमारे दादाजी हैं वही हम मान लेते हैं हमारे घर के मुखिया हैं, कोई बात पापा से पूछ लेते हैं क्योंकि परंपरा से चली आ रही है, हम डिसीजन ला लेके माता जी से पूछ लेते हैं क्योंकि वो जो परंपरा चली आ रही है। ऐसे ही संविधान में आप देखेंगे कि कहीं लिखित संविधान है और कहीं क्या है? अलिखित संविधान है। तो दो चीजें अभी आगे हम लोगों को समझना है। हम आगे चलकर भी संविधान कर जो है, जो हमारा भारतीय संविधान है, यहां पर और भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं। अब यहां पर बात किया जाएगा, सबसे पहले हम बात करें तो लिखित संविधान। सबसे पहले हम बात करें तो लिखित संविधान, और एक हम बात करने वाले हैं अलिखित संविधान पर बात करने वाले हैं। तो आप कहेंगे ये लिखित और अलिखित क्या? हमने कहा कि जिस देश का संविधान एक निश्चित समय में, याद रहे, जिस देश का संविधान एक निश्चित समय में, किसने? निश्चित समय में संविधान सभा ने बनाया हो। किसने बनाया हो भाई? संविधान सभा द्वारा बनाया गया हो, द्वारा बनाया गया हो, वही लिखित संविधान है। समझ में आया भाई? किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा बनाया गया हो। लेकिन अगर हम बात करें कि अलिखित संविधान क्या भाई? अलिखित का मतलब जिस देश का संविधान परंपरा पर आधारित, किस पर आधारित हो? तो जिस देश का संविधान अगर पूछा जाए अलिखित क्या होता है,
तो जिस देश का संविधान अगर पूछा जाए कि परंपरा पर आधारित हो, परंपरा पर आधारित हो, वही क्या होता है, अलिखित संविधान होता है। तो लिखित और अलिखित दोनों पर जो है हम लोग बात करेंगे। आप कहेंगे लिखित संविधान, जैसे हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका और जापान की बात करें, अमेरिका जापान भारत की बात करें, तो याद रहे अमेरिका का संविधान हो, जापान का संविधान हो, भारत के संविधान पर बात करें, ये सब क्या भाई, ये लिखित संविधान है। तो क्या अलिखित संविधान भी है क्या? हाँ, इंग्लैंड माने ब्रिटेन का जो संविधान है, ये माना जाता है कि यह परंपरा पर आधारित, किस पर आधारित है भाई, यह परंपराओं पर आधारित है। और इसलिए ब्रिटेन के संविधान से अगर सवाल पूछे तो इसको अलिखित बताना, क्या बताना भाई, अलिखित संविधान बताना है। तो अब हम आपको बता दें, तो याद रखें यहां से सवाल कैसे बनेगा। सवाल आपके पेपर में जो आने वाला है, तो विश्व का पहला लिखित संविधान अगर नहीं पता तो लिख लीजिएगा, अमेरिका का है 1789। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका। तो विश्व का अगर पूछा जाए पहला लिखित संविधान, दुनिया का पहला लिखित संविधान की बात करें तो यहां पर USA अमेरिका की बात करने वाले हैं। और याद रखना है अमेरिका का संविधान 1789 से लागू। कब से लागू भाई? 1789। तो पूछा जाए कब से लागू? 1789 बताइएगा। हम बात करें एशिया का पहला लिखित संविधान जापान ने दिया 1889। एशिया का पहला लिखित संविधान जापान ने दिया। तो एशिया का पहला लिखित संविधान, एशिया का पहला अगर पूछा जाए लिखित संविधान किसने दिया, तो जापान ने दिया। एशिया का पहला लिखित संविधान अगर पूछा जाए तो लिखित संविधान जापान का 1889। लिखित संविधान किसका भाई? तो जापान का है 1889। कब से लागू है भाई? 1889। कब से लागू है? 1889। बात समझ में आए तो एशिया का पहला लिखित संविधान अगर पूछा जाए तो जापान 1889 बता के चलना है। दो बातें और बताऊंगा। विश्व का सबसे छोटा संविधान अगर बात करें तो किस आधार पर बात करेंगे हम? शब्दों के आधार पर बात करें तो याद रखना है विश्व, बिल्कुल करेक्ट, विश्व का सबसे छोटा, विश्व का सबसे छोटा संविधान याद रखना है शब्दों के आधार पर। शब्दों के आधार पर अगर पूछा जाए तो क्या बताइएगा? मोनाको बता दीजिएगा। मोनाको क्या बताना है? मोनाको बताना है। तो याद रखना है मोनाको जो है का संविधान शब्दों के मामले में सबसे छोटा है। और भी अगर बात करें कि विश्व का अगर पूछा जाए कि अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है, 7। तो विश्व में अगर पूछा जाए विश्व का सबसे छोटा संविधान किस आधार पर? तो अनुच्छेद के आधार पर। तो अनुच्छेद के आधार पर, अनुच्छेद के आधार पर अगर पूछा जाए तो याद रखना है ये हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के संविधान में केवल कितने आर्टिकल? केवल 7 आर्टिकल है भाई, केवल 7 आर्टिकल हैं। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं अपने प्यारे भारत के बारे में बात करने वाले हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का। विश्व का, बिल्कुल करेक्ट, विश्व का अगर पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, लिखित संविधान, और हाँ याद रहे दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका भाई? तो भारत देश का है, अपने प्यारे भारत का है सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का। वाह भाई वाह, 1 लाख कितना शब्द है? 1,17,300 कितने भाई? 1,17,369। तो याद रखना है भारत के संविधान में 1,17,369, 1,17,369 शब्द हैं। ये भारत के संविधान की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है भाई। तो महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात किया जा रहा है। अब और भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात किया जाएगा कि संविधान, हमारे देश के संविधान की मांग करने वाले जो लोग थे, कब किन लोगों ने हमारे संविधान की मांग किया, उस पर अगर हम बात करें तो ध्यान रखना है पहली बार 1895 की बात है। कब की बात है भाई? पहली बार 1895 की बात है। याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक की बात कर रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक ने लाया था स्वराज विधेयक। क्या लाया था भाई? तो स्वराज विधेयक कौन लाया था भाई? तो याद रखना है स्वराज विधेयक बाल गंगाधर
तिलक। किसने लाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। तो पूछा जाएगा कि संविधान की मांग सबसे पहले, तो याद रखना है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में स्वराज विधेयक लाकर एक संविधान जैसे, हाँ, संविधान के तरह ही इनके द्वारा मांग किया गया कि हमारे लिए क्या एक संविधान होना चाहिए। ये बात है 1895 की। कब की बात है भाई? 1895 की बात है। याद रखना है हम बात करेंगे 1922 में महात्मा गांधी। अगर हम बात करें 1922 तो महात्मा गांधी की बात कर लें तो महात्मा गांधी की बात कर लें, 1922 की बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं। एक इनकी मैगजीन है, एक पत्रिका है, नाम है यंग इंडिया। यंग इंडिया किसने लिखा भाई? महात्मा गांधी। यंग इंडिया महात्मा गांधी ने लिखा और इन्होंने कहा कि अब जब भी हमारे देश के संविधान बनेगा तो भारतीयों के इच्छा के अनुसार बनेगा। तो यहां पर जो है यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने कहा, यंग इंडिया में क्या कहा था? यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने कहा, यंग इंडिया में कहा कि संविधान का निर्माण, संविधान, हाँ, का निर्माण भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा? भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा, इच्छा अनुसार होगा। ये महात्मा गांधी कह रहे थे कि जब भी हमारे देश का संविधान बनेगा वो भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा, इसमें किसी दूसरे अंग्रेज की इच्छा नहीं चलेगी। ये कौन कह रहा था? तो महात्मा गांधी कह रहे थे। आप हमें बताइए नेहरू रिपोर्ट कब आया था? 1928 में मोतीलाल नेहरू। तो याद रखना है 1928 में आया नेहरू रिपोर्ट। और कौन लाया था भाई? तो मोतीलाल नेहरू। और याद रखना भाई मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और ये संविधान के जो है भावना प्रकट किया गया था इसमें भी, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद मोतीलाल नेहरू का प्यारा लाडला जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखिएगा 1929 में जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करने वाले हैं भाई। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करने वाले हैं। 1929 की बात है कि इनके द्वारा लाहौर में, आप देखेंगे लाहौर में क्या किया गया था? तो लाहौर में नहीं भाई, नहीं। तो याद रखना लाहौर में क्या किया गया था? यहीं पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव यहां पर पास किया गया। क्या किया गया भाई? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया। 1929 की बात कर रहे हैं। और आपको पता 30 जनवरी और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। समझ में आया भाई? 1931 की बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर लें तो उनके द्वारा कराची अधिवेशन में मूल अधिकार जैसी भावना प्रकट की गई थी। 1931 आपने कल ही पढ़ा है कि कराची के अंदर, कराची में किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा क्या किया गया था भाई? यहां पर मूल अधिकार की अवधारणा लाया गया था। मूल अधिकार की अवधारणा लाया गया। जो हम अवधारणा आज अपने संविधान में देखते हैं, ये ऐसे ही जो विचार है ये लेकर आए थे कौन? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे 1934 की बात करेंगे, यमयन राय की बात करेंगे। तो यमयन राय मानवेंद्र नाथ राय की बात करेंगे, मानवेंद्र नाथ राय। 1934 में यमयन राय मानवेंद्र नाथ राय ने क्या किया था? इनके द्वारा संविधान का पहली बार औपचारिक मांग किया गया था। तो इनके द्वारा संविधान सभा की मांग किया गया, संविधान सभा की औपचारिक मांग किया गया। औपचारिक क्या किया गया? तो मांग किया गया। तो अब आप बताइए क्या कोई सवाल छूटेगा? भाई? नहीं छूटेगा। तो याद रखना है कि 1934 में यमयन राय मानवेंद्र नाथ राय संविधान सभा की औपचारिक मांग कर दिया था। साम्यवादी विचारधारा के व्यक्ति थे यमयन राय और इन्होंने ही 1934 में संविधान सभा की मांग किया था। क्या इतनी बातें समझ में आया भाई? इतनी बातें अगर आपके समझ में आया तो अब हम बात कर लेते हैं छोटा सा अगस्त प्रस्ताव। किस पर बात करेंगे भाई? अगस्त प्रस्ताव की बात करने वाले हैं 1940 हाँ 1940 अगस्त प्रस्ताव की बात करने वाले हैं। तो याद रखना है अब हम अगस्त प्रस्ताव 1940 पर बात करेंगे। तो कोशिश हमारा यह है कि जो बातें अभी चल रहा है ये सारी बातें आपके पेपर के लिए क्या बड़ा ही महत्वपूर्ण है।
तो पूछा जाएगा अगस्त प्रस्ताव। ये जो अगस्त प्रस्ताव आया था लॉर्ड लिनलिथगो, किसने प्रस्तुत किया भाई? तो इसको लॉर्ड लिनलिथगो, ये कौन था भाई? ये तो लिनलिथगो, ये तो भारत का वायसराय था। क्या था भाई? भारत का वायसराय था, भारत का वायसराय था। और ये बात 8 अगस्त 1940, कब की बात है भाई? तो 8 अगस्त 1940 को इसने, 8 अगस्त 1940 को याद रखना है, अगस्त प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने प्रस्तुत किया था 8 अगस्त 1940 को। तो पूछा जाएगा कि अगस्त प्रस्ताव कब आया? 8 अगस्त 1940। किसने प्रस्तुत किया? तो लॉर्ड लिनलिथगो। किसने प्रस्तुत किया? लॉर्ड लिनलिथगो। हमने कहा पीडीएफ दे देंगे, याद रहे वीडियो भी देख लीजिएगा, एक भी सवाल छूटेगा नहीं, इसकी गारंटी लेते हैं। ठीक है भाई? तो लॉर्ड लिनलिथगो की बात कर रहे हैं। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आता है। और ये जो अगस्त प्रस्ताव आया था, याद रहे जैसे ही अगस्त प्रस्ताव आया, कांग्रेस ने कहा नहीं भैया नहीं चाहिए, ये अपना अगस्त प्रस्ताव लिनलिथगो, गो मतलब अपना प्रस्ताव गो ले जाओ, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। और यहीं पर महात्मा गांधी ने कहा अब ऐसे काम नहीं चलेगा। महात्मा गांधी ने कहा कि अंग्रेज ऐसे ही क्या करेंगे, लॉलीपॉप लेकर आएंगे और हम लोगों को बहलाएंगे फुसलाएंगे। अब हमें क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात कर दिया और महात्मा गांधी ने कहा कि अंग्रेजों के बहकावे में नहीं आना है। 17 अक्टूबर 1940 की बात है। पवनार आश्रम से क्या शुरू हो गया भाई? तो 17, बिल्कुल करेक्ट, 17 अक्टूबर 1940 की बात कर रहे हैं। कहां से? पवनार आश्रम महाराष्ट्र के अंदर है। तो पवनार आश्रम कहां है? महाराष्ट्र में। कहां भाई? महाराष्ट्र के अंदर है पवनार आश्रम। और यहीं से हो गया क्या? महाराष्ट्र से ही व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हो गई। तो यहीं से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हो गया। पहले सत्याग्रही का नाम आपको पता है? तो पहले सत्याग्रही का नाम क्या है? तो आचार्य विनोबा भावे। क्या नाम था भाई? आचार्य विनोबा भावे, याद रखना है। और याद रखना दूसरे कौन थे भाई? दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और याद रखना है तीसरा भी पूछ लिया जाए तो कौन थे भाई? तीसरे कौन थे? क्या बताना भाई? ब्रह्मदत्त। क्या नाम था भाई? हाँ, ब्रह्मदत्त। तो इनका नाम याद रखना है। हाँ, कौन? संजय दत्त बता रहा भाई, तो ब्रह्मदत्त बता के चलना है। तो ये 3 लोगों का नाम यहां याद रखना है। इसके बाद जब व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें, इसके बाद ही अंग्रेजों को बेचैनी हो गया और अंग्रेजों ने भागते भागते लाया क्रिप्स मिशन। क्या लाया भाई? क्रिप्स मिशन। इसके बाद आ गया क्या? क्रिप्स मिशन। हाँ, इसके बाद आ गया भाई क्रिप्स मिशन आ गया। याद रखिएगा मार्च 1942 की बात है। कब की बात है? मार्च 1942 की बात है। और इसके अध्यक्ष का नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये आया मार्च 1942 में। अध्यक्ष का नाम है स्टेफोर्ड क्रिप्स। क्या नाम है भाई? स्टेफोर्ड क्रिप्स का नाम याद रखना है। स्टेफोर्ड क्रिप्स का नाम याद रखिएगा। तो ये आ गया था। पुनः एक बार अंग्रेजों ने अपना पासा फेंक दिया और गांधी जी को क्या किया? जाल में फंसाना चाहा। लेकिन गांधी ने कहा नहीं भैया, ये क्या है? ये उत्तर दिनांकित चेक है। तो क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कह दिया। तो इसको महात्मा गांधी ने क्या कहा? महात्मा गांधी ने कहा कि यह क्या है? यह पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड चेक है। यह पोस्ट डेटेड चेक है या उत्तर दिनांकित चेक है? उत्तर दिनांकित चेक है। उत्तर दिनांकित चेक कह दिया गांधी जी ने। कहा भैया अपना चेक ले जाओ, ये चेक नहीं चाहिए। कहा इसकी ये चेक कहाँ भजाई? यह चेक के तो बैंक में उड़ी गया। क्या? बैंक ही नष्ट हो गया, इसलिए चेक हमको नहीं चाहिए। किसने कह दिया? महात्मा गांधी ने कहा। इसको पोस्ट डेटेड चेक कह दिया गांधी जी ने 1942 में। और फिर आप देखेंगे इसके बाद ही भारत में आता है कैबिनेट मिशन। क्या आता भाई? इसके बाद भारत के अंदर आ जाता है क्या? कैबिनेट मिशन 1946 आ जाता है। तो याद रखना है
कैबिनेट मिशन 1946 इसके बाद ही आ गया। तो कैबिनेट मिशन 1946, हालांकि बीच में भारत छोड़ो आंदोलन वो इतिहास का विषय है। 1942 में इसके बाद ही महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था और 8 अगस्त 1942 को क्या शुरू हो गया, इसके बाद ही भारत छोड़ो शुरू हो गया था। लेकिन हमारा सारा टारगेट संविधान की तरफ है, हम रथ मोड़ना चाहते हैं संविधान की तरफ, हमारा रथ जाएगा संविधान की तरफ। लेकिन याद रखें 1942 में क्या शुरू हो गया भाई, यहीं पर 8 अगस्त 1942 को क्या आ गया भाई, तो याद रखना यहीं पर हो गया भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दे दिया, डू और डाई का नारा दिया किसने, गांधी। चलिए अब हम बात करें कैबिनेट मिशन 1946 पर बात करें, तो कैबिनेट मिशन 1946 पर बात कर लें। कैबिनेट मिशन 1946 पर बात करें, ये आया था उस समय। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो कौन था भैया, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो याद रखना है क्या नाम था, क्लीमेंट एटली। क्या नाम था, क्लीमेंट एटली। वाह भाई वाह, तो याद रखना है क्लीमेंट एटली जो है, यही क्लीमेंट नूरामेंट लगा के घूम रहा था, क्लीमेंट, तो याद रखना यही था। और इसने भारत में भेज दिया कैबिनेट मिशन। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया। 24 मार्च 1946 को आ गया भारत के अंदर क्या, कैबिनेट मिशन आ गया। क्या आ गया भाई, कैबिनेट मिशन भारत में आ गया। और कैबिनेट मिशन का काम था भाई अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करना। इसने क्या किया, 16 मई 1946 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया। तो 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने क्या किया, अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। क्या किया भाई, तो रिपोर्ट प्रस्तुत किया। तो याद रखना है, आप कहेंगे गुरुजी आज खत्म कर देंगे क्या, इतना तेजी से चल रहे हैं, तो यही सही है। 16 मई 1946 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया था किसने, कैबिनेट मिशन ने प्रस्तुत किया। आपको पता है कैबिनेट मिशन में 3 लोग आए थे। क्या क्या नाम था भैया, तो एक, हाँ क्या नाम था भाई, तो सर पैथिक लॉरेंस ये अध्यक्ष थे, यही तो अध्यक्ष थे भाई। सर पैथिक लॉरेंस कौन थे, यही तो अध्यक्ष थे, यही तो आपके टेस्ट पेपर में आया था। हाँ, और इसके बाद स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और एक का नाम था एवी अलेक्जेंडर। तो याद रखना है इन तीनों में जो अध्यक्ष था वो सर पैथिक लॉरेंस, यही अध्यक्ष था, सर पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष था। तो अब हम बात करने वाले हैं, धीरे धीरे अपने संविधान की तरफ बढ़ रहे हैं। रथ का पहिया हमारा चल रहा भाई संविधान की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो याद रखना कैबिनेट मिशन में अगर पूछा जाए एक सीट कितनी जनसंख्या पर, 10 लाख, तो पूछा जाएगा कि कैबिनेट मिशन के द्वारा एक सीट कितने पर था, तो कैबिनेट मिशन ने कहा था कि एक सीट का निर्धारण कितना, तो 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर क्या था, एक सीट था, पर एक सीट का निर्धारण हुआ था। एक सीट का क्या था, निर्धारण किया गया था। तो एक सीट का निर्धारण किया गया था। तो ये भी याद रखना है, ये सवाल पूछा जाएगा तो याद रखिएगा। कितना बताइएगा भाई, 10 लाख की जनसंख्या पर कितना सीट था, एक सीट 10 लाख की जनसंख्या पर यहां पर डिसाइड किया गया था। इतनी बातें आपके समझ में आ गया भाई। तो पूछा जाएगा कि एक सीट कितनी जनसंख्या पर, तो याद रखना 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का डिसाइड यहां किया गया था। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है। और याद रखिएगा अब हम बात करने वाले हैं कैबिनेट मिशन 1946 पर बात करने वाले हैं। किस पर भाई, कैबिनेट मिशन 1946। तो अब हम बात करने वाले हैं कैबिनेट मिशन 1946 पर बात करने वाले हैं। कैबिनेट मिशन 1946 पूछा जाएगा निर्धारित सदस्य कितने थे, तो निर्धारित सदस्य अगर पूछा जाए 389 सीट था निर्धारित। इसमें भी याद रखना है कुछ ऐसे थे जो देसी रियासत के लिए था, तो देसी रियासत के लिए था कितना, तो यहाँ 93 सीट, और यहाँ पर आप देखेंगे 296 जो था, तो 292 प्लस 4, 292 प्लस 4 ये कमिश्नरी था।
तो 292 प्लस 4 याद रखना, ये क्या था भाई? ये ब्रिटिश भारतीय, ये ब्रिटिश भारतीयों के लिए था, ब्रिटिश भारतीयों के लिए था, ठीक है भाई। और ये जो 4 हमने लिखा है, क्या चीफ कमिश्नरी है, ये चीफ कमिश्नरी लिख दिया भाई। याद रखना है कि यहां पर कहा गया कि अब जो है ये सीट है, इस पर चुनाव होगा, जो सरकार बनाएगा वो देश का क्या बनाएगा? संविधान बनाएगा। वो क्या बनाएगा? देश का संविधान बनाएगा। तो 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा निर्धारित सीटों की संख्या 296 सीटों पर चुनाव हुआ। कितने सीट पर? 296 सीट पर चुनाव हुआ, क्योंकि देशी रियासतों ने क्या कहा भैया? कहा हमको जो है चुनाव नहीं लड़ना है, जाइए चुनाव यहां संपन्न करवाइए। और अंततः 296 सीट पर क्या हुआ? चुनाव। तो पूछा जाएगा चुनाव कै सीट पर? 296 सीट पर चुनाव हुआ। और आपको बताते चलें कि जब चुनाव का परिणाम आया तो इस चुनाव के परिणाम को देखेंगे तो यहां पर जो कांग्रेस है इसने क्या किया भाई? कांग्रेस को मिल गया कितना? 208 सीट। कितना मिल गया भाई? तो 208 सीट कांग्रेस को मिला। मुस्लिम लीग को कितना मिल गया? 73 सीट किसको मिल गया? मुस्लिम लीग को 73, केवल 73 मिल गया था। याद रखिए, अगर पूछा जाए निर्दल कितने थे? 8 8 8 8 निर्दल अगर पूछा जाए तो जो निर्दल थे वो 8 लोग थे। और अगर इसमें महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की संख्या आप देखेंगे कितना हो जाएंगी भाई? तो महिला जो थी वो 15 महिलाएं। कितनी महिलाएं थे भाई? 15 महिलाएं, 1 मुस्लिम, 14 हिंदू, बेगम एजाज रसूल। इतनी बातें आपके समझ में आया? हाँ, कुछ अन्य पार्टियां भी थी जिनको 7 सीट मिला था। तो अन्य पार्टियों को 7, अन्य पार्टी को मिला था 7। हम धीरे धीरे एक एक मुद्दे पर बात करेंगे। आप धीरे धीरे देखिए, भले आप खाली कहानी सुन रहे हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी की हाथ जो है बैठकर कहानी खाली सुनिए नहीं, बल्कि जो चीजें आपको लग रहा है उसको नोट भी करते रहिए। जैसे आपने सोचा गुरुजी ने कहा पीडीएफ देंगे, अन्याय देवता वो तो हम भेजने का प्रयास करते ही हैं, लेकिन ये आपको सवाल खोजना पड़ता है, सब मिलाना पड़ता है, सब मिला के तब आपको देना पड़ता है। इसलिए याद रहे, हर चीज को केवल सुनिए नहीं, क्योंकि सुनेंगे सारी बातें यहीं गायब उड़ जाएंगी। इसलिए दिमाग में हर बात बैठती नहीं है। इसलिए क्या किया जाता है? कॉपी में हर बातों को लिखते हुए चला जाता है। भले आपको याद है, भले आप सुन रहे हैं, लेकिन कुछ बातें आप नोट भी करते चलें, जिससे परमानेंट याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? तो परमानेंट याद हो जाएगा। ये आपके लिए जरूरी है। और बाकी जैसा आप समझें, जैसा आप समझें, आप तो खुद समझदार हैं, इसलिए ये बातें याद रहे। हम बता रहे थे कैबिनेट मिशन, और ये इसलिए बता रहे थे क्योंकि यहीं से आप देखेंगे आगे चलकर जो हमारा रथ है वो आप देखेंगे इस समय। हाँ, अभी हम लोगों का रथ होमगार्ड की तरफ मुड़ गया भाई, तो होमगार्ड की तरफ रथ चल रहा है। इसलिए याद रखिएगा, जो जो सवाल होमगार्ड में आएगा वो सारे सवाल आपको यहीं से मिलेंगे। और आपको बताते चलें, होमगार्ड में यहां से जो अभी पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं, यहां से आपके पेपर में 8 सवाल, कितना? 8 सवाल पेपर में आएगा यहीं से। अब सोचिए, 8 सवाल आपको सही करना है। 8 सवाल एक ही जो है विषय से आने वाला है। तो ध्यान से सुने, हमने कम से कम 8 बताया है, अधिकतम आप देखेंगे 12 सवाल तक हो सकता है। न्यूनतम 8, अधिकतम 12-13 सवाल यहीं से मिलेगा। इसलिए आपको अगर इसे आप सही करना चाहते हैं तो आपको लिखते हुए चलना चाहिए। पीडीएफ मिलेगा, फिर आपको आगे। अब हम बात कर दिए भाई, निर्दल 8, महिला 15, अन्य पार्टी 7। तो क्या इतना ही बताएंगे गुरुजी? नहीं, हम एससी भी बता दें, हम एसटी भी बता दें। तो एससी 26, एससी कितनी भाई? इसमें एससी अगर पूछा जाए 26 और एसटी अगर पूछ लें तो 33 सीट। तो याद रखना है, एक एक सवाल नोट करते हुए चलिएगा। एक एक सवाल का यहां रोल है भाई। तो याद रखना, एससी के लिए कितना? 26, और एसटी अगर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा भाई? तो एसटी में कितना सीट था? तो 33 सीट था। क्लियर हुआ? चलिए, यहां पर एक बात याद रखिएगा, प्रथम एंग्लो इसमें कौन शामिल हुआ था? प्रथम एंग्लो इंडियन का नाम क्या था? लिख लीजिएगा, प्रथम एंग्लो इंडियन का नाम था फ्रैंक एंथोनी। प्रथम एंग्लो इंडियन अगर इसमें पूछा जाए तो प्रथम एंग्लो इंडियन इसमें कौन था? तो इसमें एंग्लो इंडियन भी शामिल था।
याद रखना है इसका नाम क्या था भाई, तो महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा। नाम है फ्रैंक एंथोनी। क्या नाम था? फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक, हाँ, एंथोनी। तो याद रखना, पूछा जाएगा कि एंग्लो इंडियन के रूप में कौन चुना गया था, तो फ्रैंक एंथोनी का नाम याद रखिएगा। फ्रैंक एंथोनी यह इंडियन नहीं था, इंडियन नहीं था भाई, ये एंग्लो इंडियन था। क्या था? यह एंग्लो इंडियन था। फ्रैंक एंथोनी इसमें चुना गया था। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा। संविधान सभा में बात करें तो सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का चुनाव बंगाल से हुआ था। कहां से? पूर्वी बंगाल से। देखिए याद है, बंगाल से हुआ था, और जो बंगाल वाला हिस्सा है वो चला गया था पाकिस्तान में। इसलिए याद रखना, जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन हुआ तो जो बांग्लादेश वाला हिस्सा आज दिखाई दे रहा वो पाकिस्तान में चला गया था। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को क्या करना पड़ा था, उन्हें जो है, जो उनका सीट ही चला गया, तो अब तो भैया समस्या हो गया। तो याद रखिएगा, इनको अब चुनाव लड़ना था, और चुनाव लड़ने के लिए इनके पास कहीं सीट नहीं था। तो कौन था भाई? एम.आर. जयकर। कौन था भाई? एम.आर. जयकर ने त्यागपत्र दिया था। एम.आर. जयकर, एम.आर. जयकर के त्यागपत्र देने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव कहां से हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव बंबई से। हाँ, भीमराव अंबेडकर का चुनाव अगर पूछा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव कहां से हुआ? तो मुंबई से हुआ भैया, मुंबई से तब चुनकर गए। तो बात समझ में आया? तो त्यागपत्र किसने दिया था? तो याद रखिएगा, एम.आर. जयकर। तो यहां के चुनाव जो है, इस्तीफा देने के बाद इनका चुनाव बंबई प्रेसिडेंसी से हुआ। कहां से हुआ? हाँ, प्रेसिडेंसी। तो प्रेसिडेंसी बंबई से चुनकर गए कौन? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुनकर गए थे। दो बातें बताऊंगा, अंबेडकर जी तो यहां से गए, लेकिन याद रखना गांधी और जिन्ना की बात करें तो गांधी और जिन्ना संविधान सभा में भाग नहीं लिया। तो याद रखना है, यहां पर याद रखिएगा कि महात्मा गांधी और जिन्ना, महात्मा गांधी प्लस जिन्ना, हाँ, दोनों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। दोनों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। संविधान सभा में क्या नहीं लिया? भाग नहीं लिया। तो याद रखना है, महात्मा गांधी और जिन्ना दोनों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। अब जो है, इतना बात किसके समझ में नहीं आया, लिख लीजिए भाई। तो गांधी और जिन्ना दोनों इसमें शामिल नहीं थे। और आगे चलकर देखेंगे तो गांधी जी ने स्वयं कहा है कांग्रेस को आजादी के बाद कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। समझ में आया? किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा। हो गया भाई, इतनी बातें लिखिए। तो गांधी और जिन्ना दोनों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। हाँ, तो याद हो गया होगा भाई, इतनी बातें अगर आपने समझ लिया होगा तो थोड़ा सा और भी आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है भाई, थोड़ा सा और भी आगे बढ़ा जाए। चलिए, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं बड़ा स्पीड कर दिया कि ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि बहुत तेजी से पढ़ा दिया तो कम धीरे और कर दें, लेकिन हमको लग रहा है बहुत सारी बातें खत्म करना है। हाँ, नोट करिए भाई, नोट करिए, इतनी बातें। हो गया? इसके बाद हमने कहा टेस्ट आपका होना रहेगा। टेस्ट जब होना रहेगा तो उसमें जो है, हम जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो इस पर हम तत्काल एक टेस्ट का आयोजन करेंगे, और उसमें जो है देखेंगे आप, जो अगर आपने अच्छे से सुना और पढ़ा है तो आप 100 में से 100 निपटा देंगे, और नहीं तो भाई आपको चक्कर आएगा यहीं क्लास में ही। चलिए, तो ये एम.आर. जयकर का नाम सुन लिया भाई। इन्होंने इस्तीफा दिया तो फिर कौन चुन के आए? तो अंबेडकर जी चुनकर आए इनके इस्तीफे के बाद। और वो जो पूर्वी बंगाल था कहाँ चला गया भाई? पाकिस्तान में चला गया था। और आप देखेंगे पाकिस्तान में जाने के बाद अंबेडकर जी का क्या हो गया था? सीट जो है वो चला गया था पाकिस्तान वाले हिस्से में, इसलिए उनको क्या देना पड़ा?
हाँ, वहाँ से फिर इनको कहीं और से चुनाव लड़ना पड़ा और बंबई से लड़कर गए। ठीक, तो इतनी सारी बातों पर जो है चर्चा हुआ। अब हम थोड़ा सा महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। हम बात करेंगे आंतरिक मंत्रिमंडल, कैबिनेट मिशन में आंतरिक मंत्रिमंडल की बात करेंगे। आंतरिक मंत्रिमंडल की बात करने वाले, मंत्रिमंडल की बात करने वाले, तो आंतरिक मंत्रिमंडल की बात करने वाले हैं। ये बात है 1946 की ही बात करने वाले हैं। तो पूछा जाएगा, ध्यान रहे, आंतरिक मंत्रिमंडल में किसको कौन कौन विभाग मिला था? तो जवाहरलाल नेहरू, याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करें तो इनको जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण विभाग इनके पास था। क्या? कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष अगर पूछा जाए तो यही, हाँ, तो पूछा जाएगा कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, कार्यकारी परिषद के क्या थे? उपाध्यक्ष। तो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। विदेशी मामला तथा राष्ट्रमंडल मंत्री भी यही थे, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल। तो विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल ये सभी किसके पास था? तो नेहरू जी के पास था। तो याद रहे, जवाहरलाल नेहरू के पास कार्यकारी परिषद के जो है उपाध्यक्ष भी थे और विदेशी मामला भी यही देख रहे थे और राष्ट्रमंडल भी इन्हीं के पास था। वल्लभ भाई पटेल के पास गृह सूचना एवं प्रसारण, हाँ, तो वल्लभ भाई पटेल जो है, हाँ, वल्लभ भाई पटेल ये थे गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री। ये थे गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री, हाँ, तो ये थे गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। ठीक है भाई, पूछा जाएगा, गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री यही थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। बलदेव सिंह पूछा जाए कौन थे भाई? तो रक्षा मंत्री, हाँ, तो बलदेव सिंह, हाँ, रक्षा मंत्री। बलदेव सिंह कौन थे? तो रक्षा मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, हाँ, जगजीवन राम ये थे श्रम मंत्री। क्या थे भाई? तो जगजीवन राम श्रम मंत्री। सब नोट करिए और रट लीजिएगा, ऐसे नहीं कि खाली हम बात कर रहे हैं, इसको रट लीजिएगा। जान मताई उद्योग, जान मताई उद्योग और आपूर्ति। जान मताई के पास क्या था? उद्योग था ना भाई, जान मताई, हाँ, हाँ, जान मथाई जो है अगर पूछा जाए तो उद्योग आपूर्ति, हाँ। जगजीवन राम श्रम मंत्री, श्रम मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री लिख लीजिए, महत्वपूर्ण पेपर में आ जाएगा भाई, समझ में आया। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, तो सी राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग, शिक्षा एवं कला। सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी इनके पास क्या था? एजुकेशन था भाई। तो इनके पास क्या था? शिक्षा एवं कला, हाँ, शिक्षा एवं कला, शिक्षा एवं कला इनके पास था। शिक्षा एवं कला किसके पास था? तो याद रखना, शिक्षा याद रखना है, सी राजगोपालाचारी की बात कर रहे हैं। बात समझ में क्या था भाई? शिक्षा और कला। तो आंतरिक मंत्रिमंडल से सवाल आता ही रहता है। और अगर आपको लगा कि भैया नहीं आएगा और पूछ लिया तो आपको पता ही है, होमगार्ड में 1 नंबर चला जाएगा, पुलिस में 2 नंबर चला जाएगा और दरोगा में 2.5 नंबर चला जाएगा। तो इसलिए सबका रोल है भाई, पकड़ लेना है, एक भी सवाल जाने नहीं देना है। चलिए, CH भाभा, कारखान एवं बंदरगाह। CH भाभा अगर पूछा जाए, कारखान एवं बंदरगाह, CH भाभा, CH भाभा, कारखान एवं बंदरगाह। तो लिखिएगा कार्य, हाँ, खान माने खनन हो जाएगा, हाँ, कारखान एवं बंदरगाह, एवं बंदरगाह, बंदरगाह, हाँ, CH भाभा लिखिएगा, कारखान एवं बंदरगाह लिखिएगा। मैं नोट करते हुए आगे बढ़िएगा, धीरे धीरे हम एक एक मुद्दे पर बात करने वाले हैं। सब लिखिए, आ रहे हैं, उस पर भी आ रहा है। सब लिख लीजिए और देखेंगे इससे बाहर आपके होमगार्ड में तो कोई सवाल नहीं जाना है। हाँ, नाम होमगार्ड ले रहे हैं, बाकी आप समझ गए होंगे। तो एक भी सवाल जाना नहीं है इससे बाहर। कितना भी घुमा के सवाल पूछेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अरे भाई आप जो पढ़ रहे हैं वो एकदम रामबाण चल रहा है, ठीक है भाई। चलिए, अब हम बात करने वाले राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। हाँ, तो राजेंद्र प्रसाद की बात कर लें।
हाँ बिल्कुल करेक्ट। तो इनके पास कौन सा विभाग था भाई? खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। खाद्य एवं कृषि, तो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय इनके पास था। राजेंद्र प्रसाद लिखिएगा, खाद्य एवं कृषि लिख लीजिएगा, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। ठीक है भाई। जगजीवन राम बताया ना भाई, श्रम मंत्री। लिखिए लिखिए सब, धीरे धीरे हम आएंगे। वित्त मंत्री भी लियाकत अली पर भी आएंगे। हम एक एक मुद्दे पर बात करेंगे। बस आपको लाइन से जो जो पेपर के लिए रामबाण है उसको लिख लेना है। ठीक, हो रहा भाई? नोट कर रहे हैं? क्लियर हो गया? चलिए अब लियाकत अली की बात करें। वित्त मंत्री थे, हाँ, और ये मुस्लिम लीग से थे। लियाकत अली जो थे, हाँ, ये वित्त मंत्री, लियाकत अली वित्त मंत्री, और कहां से भाई? मुस्लिम लीग। तो याद रहे मुस्लिम लीग से थे। लियाकत अली वित्त मंत्री थे, मुस्लिम लीग से थे। ठीक है भाई। अब्दुल रब नस्तर, हाँ, या निस्तार करके नाम आता, लेकिन अब याद रखिएगा अब्दुल रब नस्तर या निस्तार, संचार विभाग। हाँ, तो अब्दुल रब नाम था, निस्तार, ये संचार विभाग इनके पास था। तो हाँ, संचार विभाग लिखिए, संचार। तो अब्दुल रब नस्तर का नाम लिखिएगा, संचार विभाग लिख लीजिएगा। आई चुंदरीगढ़ वाणिज्य विभाग, आई चुंदरीगढ़, आई चुंदरीगढ़, इनके पास क्या था भाई? वाणिज्य। हाँ, वाणिज्य विभाग इनके पास था। नाम लिखिएगा, आई चुंदरीगढ़ का नाम लिखिएगा। जोगेंद्र नाथ मंडल की बात करें, विधि, जोगेंद्र नाथ मंडल की बात करें तो विधि था। जोगेंद्र नाथ मंडल, इनके पास क्या था? यही विधि था। हाँ, तो जोगेंद्र नाथ मंडल विधि था। तो पहले मुस्लिम जो है, जो विधि मंत्री बने थे, यही थे, जोगेंद्र नाथ मंडल। ठीक है भाई। जोगेंद्र नाथ मंडल जो है, इन्हीं को, ये मुस्लिम लीग से थे। कहाँ से थे भाई? ये मुस्लिम लीग से थे। याद रहे, जहां हम लियाकत अली से लिखे हैं, लियाकत अली, अब्दुल रब नस्तर, आई चुंदरीगढ़ और जोगेंद्र नाथ मंडल, ये मुस्लिम भले नहीं है, लेकिन पार्टी इनका मुस्लिम लीग था। क्या था भाई? तो पार्टी इनका मुस्लिम लीग था। तो याद रखना है, लियाकत अली, अब्दुल रब नस्तर, आई चुंदरीगढ़, जोगेंद्र नाथ मंडल क्या थे? विधि वाला विभाग इनके पास। और अगर बात करें गजानफर अली खान स्वास्थ्य विभाग, गजानफर अली खान स्वास्थ्य विभाग, गजानफर अली खान, गजानफर अली खान, ये क्या थे? स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग इनके पास था, स्वास्थ्य। तो इतना आपको लिखना है, इतना। हाँ बस आ रहे हैं आसफ अली रेलवे। ठीक, नोट करिए भाई। ठीक हो गया भाई, इतनी बातें। चलिए अब हम बात करें रेल विभाग किसके पास था? आसफ अली, आसफ अली इनके पास था रेल विभाग, रेल इनके पास था, लिख लीजिएगा इनके पास। ठीक, इधर वाला हो गया भाई, इधर वाला। तो अभी हम बात कर रहे थे आंतरिम मंत्रिमंडल 1946। तो आंतरिम मंत्रिमंडल 1946 पे बात कर रहे थे। ठीक है भाई, 1946। तो यहां से कोई सवाल आएगा तो आपकी जिम्मेदारी भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हमारा जो कैबिनेट मिशन है ये 1946 में। और अब बात किया जाए कि संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो कब हुआ था भाई? 9 दिसंबर 1946। वैसे कुल जाने कुल कितने अधिवेशन? 12। कुल कितने अधिवेशन? 12 अधिवेशन हुए थे। अगर पूछा जाए कुल कितने अधिवेशन, हाँ, तो कुल 12 अधिवेशन हुए। पूछा जाएगा कि कुल कितने अधिवेशन, ध्यान से सुन लीजिएगा, कुल 12 अधिवेशन हुआ था। अब जो 12 अधिवेशन हुआ इसमें हम पहली बार बात करें तो 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 कहां पर? तो 1946 ये दिल्ली में। तो संविधान सभा की पहली बैठक। और अस्थायी अध्यक्ष कौन था भाई? अस्थायी अध्यक्ष ये हमने कई बार बताया है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा ये, हाँ, ये पहले थे। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को, हाँ, ये भी दिल्ली में हुआ, याद रखना है, अस्थायी अध्यक्ष।
अस्थाई अध्यक्ष जो है कौन थे भाई? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये अस्थाई अध्यक्ष पूछा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताइएगा। और इसके बाद अगर बात करें तो 13 दिसंबर भी आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 13 दिसंबर को क्या हुआ था भाई? 13 दिसंबर 1946 को हाँ उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो हाँ ये लाए थे नेहरू जी। तो नेहरू जी लेकर आए थे उद्देश्य प्रस्ताव, और आप देखेंगे 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास हो गया। उद्देश्य प्रस्ताव क्या हो गया था भाई? तो यहाँ पर पास हो गया, तो उद्देश्य प्रस्ताव हो गया पास, लिख लीजिएगा भाई, सब महत्वपूर्ण है। उद्देश्य प्रस्ताव पास हो गया। इसके बाद आप देखेंगे हमारे संविधान में 22 जुलाई 1947 को झंडा अपनाया गया। क्या अपनाया गया भाई? तो झंडा अपनाया गया। तो पूछा जाएगा झंडा कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को हमारे देश का झंडा अपनाया गया था। ठीक है भाई, क्लियर हुआ कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को झंडा अपनाया गया था। इसके अलावा आपको याद रखना है, हाँ उस पर भी बात करेंगे, 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था भाई? हाँ तो प्रारूप समिति का गठन हुआ। तो प्रारूप समिति का गठन हुआ। आपको बता दें 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का पहला बैठक हुआ था। तो 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का पहला बैठक, प्रारूप समिति की पहली बैठक, प्रारूप समिति की क्या हुआ भाई? पहली बैठक। हाँ और याद रखना अध्यक्ष कौन थे यहाँ? अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और याद रखना है प्लस कितने सदस्य? प्लस 6 सदस्य। हाँ इनको लेकर 7 सदस्य। तो अध्यक्ष सहित 7 लोग, जब पूछा जाएगा तब लिख लीजिए। सब सवाल हो गया भाई। चलिए अब बात किया जाए तो मई 1949 भारत किसमें शामिल हुआ? हाँ भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बन गया। हाँ तो पूछा जाएगा भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना? तो भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बन गया, सदस्य बना। ठीक है भाई, याद रखना है 14 सितंबर 1949 को हाँ हमारा राजभाषा क्या भाई? हिंदी। तो राजभाषा हिंदी के रूप में अपनाया गया। राजभाषा हो गया हमारा क्या? हिंदी हो गया। याद रखना है 24 जनवरी 1950 यहाँ पर जो हमारा देश है, हमारे देश का राष्ट्रगान अपनाया गया, राष्ट्रगान अपनाया गया, राष्ट्रगीत अपनाया गया, राष्ट्रगीत अपनाया गया। और यहीं पर राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। तो राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और यही संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। और यही क्या थी? हाँ संविधान सभा की अंतिम बैठक। तो संविधान सभा की क्या थी भाई? तो यही अंतिम बैठक भी थी, अंतिम बैठक भी थी। तो यही संविधान सभा की अंतिम बैठक भी थी। लिख लीजिए सब, सवाल कोई छोड़ना नहीं है भाई। यही संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। और पूरे सिद्धार्थ नगर में जो इससे बेहतर आपको अगर मिले भाई तो बताइएगा, गुरुजी भी आके पढ़ लेंगे। ठीक है भाई, इससे बेहतर अगर कहीं मिलेगा तो बताइएगा, तो आके जो है गुरुजी भी वहीं पढ़ लेंगे, ये बात हमको पता भाई। चलिए तो आप देखेंगे आगे चलकर, ध्यान से सुनिएगा, आगे चलकर जो नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1947, वही जो है हमारे 46 में, हाँ ये जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था नेहरू जी ने, यही आगे चलकर आप देखेंगे हमारे देश का क्या बना। हाँ तो 13 दिसंबर, अच्छा यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक, ये बिल्कुल 47 ठीक है भाई। तो 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास हो गया। और आप देखेंगे कि
कि यही हमारे देश का आगे चलकर आप देखेंगे यही प्रस्तावना, ये क्या भाई, यही तो प्रस्तावना है, यही प्रेम्बल के रूप में जाना जाएगा। और इतनी बातें कहाँ भाई, कहीं छूटिया है कुछ? ठीक है, ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। तो अब हम बात करेंगे कि जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, क्या नाम था भाई, वही नूरामेंट का भाई क्लीमेंट, तो नूरामेंट का भाई क्लीमेंट, ठीक है। और याद रखना है क्लीमेंट एटली जो है वही था। और एक बात आपको बताते चले, लेबर पार्टी की सरकार थी, क्या थी भाई, लेबर पार्टी की सरकार थी, किसकी, लेबर पार्टी। अब आपको 2-3 बातें और बताएंगे इसके बाद, चलिए तो 2-3 बातें बता देते हैं भाई। कहां तक हुआ, इधर वाला हो गया है, हो गया है। चलिए तो यहां पर 2-3 बातें आपको बताते हुए चलें जो आपके पेपर के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो जब इधर देखिए, इधर संविधान का काम चल रहा है, इधर संविधान का काम चल रहा था, उधर आ गया था माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। तो पूछा जाएगा माउंटबेटन योजना कब आया, माउंटबेटन योजना, हाँ तो माउंटबेटन योजना अगर पूछा जाए तो ये डेट याद रखना, 3 जून 1947 को आ गया माउंटबेटन योजना, ठीक है भाई। तो याद रखना माउंटबेटन योजना कब आया, तो यही 3 जून 1947, और इसी ने भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बात कही थी, इसी में भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बात कही गई थी, इसी में भारत प्लस पाकिस्तान के विभाजन की बात कही गई। किसकी बात कहा गया भाई, विभाजन की बात कही गई, किसकी बात कही गई, तो विभाजन की बात कही गई, ठीक है। तो इसी में भारत के विभाजन की बात कही गई। और आप देखेंगे 15 अगस्त 1947 को क्या हो गया भाई, यहां पर देश हमारा आजाद हो गया। तो 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया, भारत आजाद हो गया। और एक बात आपको बता दें कि भारत हमारा यहां स्वतंत्र हो गया तो 14 अगस्त, इसके एक दिन पहले पाकिस्तान बन गया, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया था। और 15 अगस्त 1947 को भारत, यहां के प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहां पर कौन बन गए भाई, तो प्रधानमंत्री बन गए जवाहरलाल नेहरू, इनको प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। और एक बात बता दूं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली बन गए। और याद रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बन गए, लियाकत अली प्रधानमंत्री बने। तो पाकिस्तान, बिल्कुल हम बात करेंगे, ध्यान सुनिएगा। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान ये 14 अगस्त 1947 को बना। यहां पर प्रधानमंत्री कौन थे, तो लियाकत अली, लियाकत अली। अब फिर आपको बता दें भारत में जो गवर्नर बना, जो गवर्नर जनरल था वो था माउंटबेटन। कौन था भाई, तो यहां पर माउंटबेटन। और आपको बता दें यहां पाकिस्तान का गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना, यहां गवर्नर कौन बन गया, तो मोहम्मद अली जिन्ना। क्या बात समझ में आ गया भाई, इतनी बातें। तो भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, प्रधानमंत्री नेहरू जी, और पाकिस्तान बन गया 14 अगस्त 1947 को। और यहां का जो प्रधानमंत्री लियाकत अली बना और जो गवर्नर है वो मोहम्मद अली जिन्ना। बात क्लियर हो रहा है भाई। तो याद रखिएगा पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो लियाकत अली, और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना। दोनों बातें अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और अगर ये बात आपके समझ में आया तो बताइएगा, और अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बता दिया जाएगा। क्या भाई इतनी बातें क्लियर हो रहा है। तो 14 अगस्त को क्या बन गया भाई, पाकिस्तान बन गया। इतनी बातें अगर समझ में आया तो और भी बता दें कि पाकिस्तान की मांग सबसे पहले जिन्ना ने ही किया था। पाकिस्तान की मांग किसने किया, जिन्ना ने ही किया था। और पाकिस्तान शब्द किसने गढ़ा था, बिल्कुल। तो पाकिस्तान शब्द किसने गढ़ा है, तो पाकिस्तान शब्द जो है अगर पूछा जाए ये किसका गढ़ा हुआ है, तो चौधरी रहमत अली, ठीक है भाई। ये चौधरी रहमत अली ने ही पाकिस्तान शब्द गढ़ा है, चौधरी रहमत अली ने ही गढ़ा है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्लियर हो गई इतनी बातें। तो सवाल जहां जहां से आने वाला है हम उसी मुद्दे पर बात कर रहे थे। और आप देखिएगा ऐसे ही सवाल आपके पेपर में आते हैं। और यहां से पाकिस्तान शब्द का कई बार पूछा गया, किसने दिया है, तो चौधरी रहमत अली ने दिया है। पाकिस्तान की मांग किसने किया था,
मोहम्मद अली जिन्ना, वही मोहम्मद अली जिन्ना जिसको कायदे आजम कहा जाता है। तो हाँ, महात्मा गांधी ने कायदे आजम कहा था किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को। इतनी बातें समझ में आ गया भाई। तो आज का जो है एपिसोड यहीं हो गया समाप्त। कल अगले एपिसोड में उपस्थित रहूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।